बीजेपी को मिला मौका, कांग्रेस की गुटबाजी पर चौंका, अरुण यादव के बहाने खेला ओबीसी कार्ड। बीजेपी बोली किसान पर नहीं कांग्रेस का हाथ। 29 जुलाई यानी गुरुवार को भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक से जहां ये मैसेज गया कि पार्टी ने उपचुनाव के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है, तो इसी बैठक में अरुण यादव और सचिन यादव के नहीं शामिल होने से कलह का संदेश भी सब तरफ फैल गया। अब देखिए ना, शुक्रवार को कमलनाथ संभावित दावेदारों की लिस्ट लेकर दिल्ली हाईकमान के पास गए हैं और यहां एमपी में बीजेपी अरुण यादव की अनुपस्थिति पर सियासी नट फिट करने में लगी है। कमलनाथ जी ने खुद ने सज्जन वर्मा जी ने साबित किया कि भूमाफिया किस पार्टी में है। सहकारिता आंदोलन के प्रणेता इसके पिताजी रहे। बैठक में नहीं बुलाया, इससे भी आप दूसरी बात का अंदाजा करो कि ये ओवैसियों के प्रति इनका सोच क्या है। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा जी, आप शहरों की राजनीति करते रहे होंगे, आपको ग्रामीण किसान नेता का एहसास नहीं है, इसलिए उनको मजाक के पात्र मत बनाइए। अच्छे नेता हैं अरुण यादव जी। कमलनाथ जी को अरुण यादव जी पहले भी कुछ कह चुके हैं, तो मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी की वो पुरानी खींच होगी, जो ग्वालियर का जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर उन्होंने गॉडसे पर कुछ कहा था, तब अरुण यादव जी ने कुछ कहा था, तो शायद उसकी खींच कमलनाथ जी उसके ऊपर निकाल रहे हैं, जो उनका आंतरिक मामला है। दरअसल बीजेपी का यह बयान सज्जन सिंह वर्मा के तंज के बाद आया है, जिसमें साफ झलक रहा है कि कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़ है। पहले सुनिए सज्जन सिंह वर्मा का अरुण यादव और सचिन यादव की गैर मौजूदगी पर दिया गया बयान। हम उनके कॉलेज वगैरह हैं, कई कामों में व्यस्त रहते हैं। 1000 एकड़ जमीन है, खेती में व्यस्त रहते हैं, तो राजनीति की खेती करो या खेत में खेती करो बराबर। यही वो बयान है जिसने बीजेपी को फिर बोलने का एक और मौका दे दिया है, क्योंकि इस बयान से कलह की झलक मिलती है। वैसे अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसे आपसी नोकझोंक बताकर मामले को सामान्य बताते दिख रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ जी से मिलके चले गए अरुण यादव, सचिन यादव जी, और पूरी कांग्रेस एक है। एक किसी दिन किसी कोई पर्सनल वजह से नहीं आ पाता, कोई कोविड का मामला चल रहा है, देख तो रहे हैं कि किस तरह से लोग कहीं वो होगा, तो इसलिए नहीं आए। बाकी जैन वर्मा जी और अरुण यादव जी बड़े अच्छे मित्र हैं, तो नोकझोंक चलती रहती है। जानकारों की माने तो ओबीसी और किसान ऐसा मुद्दा है जो उपचुनाव का रुख बदल सकता है। कमलनाथ 27% आरक्षण का मुद्दा गरमाकर ओबीसी को आंदोलित करने की मंशा रखते हैं। उनका बयान भी सामने आ चुका है। ऐसे में अगर अरुण यादव के बहाने बीजेपी ओबीसी और किसान कार्ड खेल रही है, तो इसके मायने समझे जा सकते हैं, क्योंकि अरुण यादव खंडवा लोकसभा सीट से लड़ने की इच्छा मीडिया के सामने जता चुके हैं। लेकिन जब यही कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर्वे से दावेदार तय होंगे, और अब जब गुरुवार को कांग्रेस ने बड़ी बैठक की तो अरुण यादव पहुंचे ही नहीं। मतलब क्या है? तो अरुण यादव की गैर हाजिरी का मतलब ही आज हम तलाशेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी को भाई। कांग्रेस पार्टी में कलह की बात को खारिज जरूर कर रही है, लेकिन जो बयान सामने आए उससे इसे पक्के तौर पर सही कैसे माना जाए, जबकि बीजेपी भी अब कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी तो अरुण यादव पर कुछ इस तरह बोल रही है जैसे वो बीजेपी के ही नेता हों। हालांकि ये सब सियासत है, उपचुनाव भी तो मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। तो आज हम इसी से जोड़कर तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवा दूं। अवनीश सिंह बुंदेला साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है सिसोदिया साहब। हर्षवर्धन प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है प्रकाश साहब आपका भी। वैसे तो मध्य प्रदेश या फिर देश में कांग्रेस के भीतर बयानबाजी या फिर जो मुखरता है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज हम ज़्यादा इतिहास में जाने के बजाय एक नई घटना पर ही रहकर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 29 जुलाई को वो हुआ, और हम कोशिश करेंगे कि हम उससे पहले की तारीखों की तरफ ना जाएं। हो सकता है रेफरेंस के तौर पर कुछ बातों को ज़रूर इस्तेमाल किया जाए।
सवाल पहला अवनीश बुंदेला साहब आप ही से है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की बात होती है, अरुण यादव एक मजबूत दावेदार हैं, लेकिन जब उम्मीदवारों को लेकर बैठक होती है वही चेहरा नदारत रहता है। चलिए उनकी व्यस्तता हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप ही के पार्टी के भीतर से एक वरिष्ठ नेता बहुत लाइटर वे में, मजाकिया अंदाज में एक ऐसा बयान देते हैं जिसे विपक्ष हथिया लेता है, उसे तंज के तौर पर देखता है कि एक कांग्रेस के सीनियर लीडर ने दूसरे कांग्रेस के सीनियर लीडर पर तंज कस दिया। और यहीं से फिर एक ऐसी सियासत मध्य प्रदेश में शुरू होती है जो फिर इतिहास की तरफ इशारा करती है और ये बताती है कि कांग्रेस के भीतर मुखर होना कहीं कहीं कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचाता है। देखिए सोहेल साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो वाक्य है पूरा, ये वर्तमान पीसीसी चीफ कमलनाथ जी एवं पूर्व पीसीसी चीफ हमारे अरुण यादव जी के बीच का है। तो अगर आप कहें कि उन दोनों में कहीं इतनी दूरी है तल की, तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा। ये बात सही है कि आदमी की अपनी निजी व्यवस्थाएं होती हैं, निजी काम होते हैं, हो सकता ना, लेकिन बाकी और जितने मंडलम सेक्टर खंडवा के थे जो अरुण यादव जी से जुड़े, सारे उस बैठक में मौजूद थे। अगर अरुण यादव जी का कुछ इस तरह का जो भाजपा एक एजेंडा बनाने का प्रयास कर रही है, असफल प्रयास कर रही है, अगर वैसा होता तो उनके समर्थक, उनके मंडलम सेक्टर बूथ प्रभारी क्यों उस बैठक में आते? वो सारे लोग मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, एक मैं बात बताऊं, ये बड़ा दुखद है कि भाजपा को सदैव कांग्रेस के बयान जो बयान भी नहीं होते, जिनका कहीं कोई प्रदेश की राजनीति से लेना देना नहीं, जनहित से कोई लेना देना नहीं, सोहेल साहब, वो बयान बड़ी जल्दी याद हो जाते, वो बातें बड़ी जल्दी, क्योंकि ये बहुत कहते ना फुर्सत में है, जनसेवा इनको करनी नहीं है। कोरोना संक्रमण काल में लाखों लोग मर गए, लाखों लोग संक्रमित हो गए, उसकी आप कोई चिंता नहीं कर रहे कि तीसरी लहर कब आ रही है, कैसे आ रही है, आपकी क्या तैयारियां हैं। बात चल रही उपचुनाव की और उसके बीच में ही ये बात निकल के आती है कि हम कांग्रेस पर कैसे निशाना साधें। कभी भैया अजय बिश्नोई के बयान के बारे में भी बात कर लिया करो, जिन्होंने ये कहा था, खुद अपनी सरकार पर कई बार उंगली उठाई। उन्होंने कहा था कि नहीं, जो जबलपुर के मामले में आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो झूठे आंकड़े हैं, सरकारी अफसर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था मुझे शर्म आती है कि मेरी पार्टी की सांसद है मेनका गांधी, ऐसी महिला, ऐसी बदतमीज महिला को पार्टी से निकाल देना चाहिए। और भी कई सारे बयान आपने शायद सुना होगा, राजेंद्र शुक्ला जी की नाराजगी, आपने सुनी होगी उमा भारती की नाराजगी कि एक तरफ शिवराज जी शराब की दुकानें खोलने की बात करते हैं, उमा भारती जी शराबबंदी की बात करती हैं। वहीं आपने सुना होगा नरोत्तम मिश्रा जी का वो बयान, जहां वो कहते हैं कि हम दमोह उपचुनाव तो अपने जयचंदों के कारण हारे हैं। तो कभी इन सब बातों का भी भाजपा ध्यान कर लिया करे। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है सोहेल साहब, ये इतने फुर्सत में है, ये लोग इतने फुर्सत में है, कभी ध्यान नहीं करते कि 112 के पेट्रोल को कैसे सस्ता कर दें, डीजल को कैसे सस्ता कर दें, बेरोजगारी को कैसे कम कर दें, या हम तीसरी लहर का क्या इंतजाम कर ले। बस उनको बस एक ही चीज का, उनको कहते हैं ना, एक ही चीज की चिंता रहती है कि किस तरह हम कांग्रेस के बयान, जो उनके नेताओं के बारे में जो नेता बयान दे रहे हैं, उनको हम उठाकर मीडिया के सामने पेश कर दें। और जो पार्टी अपने आप को संगठन कैडर आधारित पार्टी कहती है सोहेल साहब, ये उधार की जिंदगी जी रहे हैं, उधार की, क्योंकि सरकार तो बनी थी कांग्रेस पार्टी की, जनता ने हमको मौका दिया था। ये ठीक है, हमारी कुछ ये कह सकते हैं कि हमारा ही सिक्का खोटा था कि जिसको हमने अपने घर का सदस्य माना था वही हमसे धोखा कर गया। और भाजपा बार बार यही प्रयास कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, माननीय अरुण यादव जी हमारी पार्टी के सम्मानित और वो व्यक्ति जिन्होंने 4-4.5 साल संघर्ष किया है, पीसीसी चीफ रहे हैं। इस तरह की उम्मीद भाजपा ना करे, ना लगाए, क्योंकि मैं भी सुन रहा था नरोत्तम मिश्रा जी को, सबको बड़ा आश्चर्य होता है। आप पिछड़ों की बात करते हो साहब, के अरुण यादव जी पिछड़े हैं और कांग्रेस पिछड़ों को नहीं टिकट देना चाहती। मुझे एक बात का जवाब दें, पिछड़े आरक्षण की जो धार होती सोहेल साहब, वो किसने मौथरी की थी? याद करें, मंडल कमीशन जिस सरकार ने गठित किया था, बीपी सिंह की सरकार ने, उसको गिराया किस सरकार ने था? मंडल कमीशन के बहाने, आरक्षण के बहाने युवाओं से आत्मदाह किसने करवाया था? इस भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। तो मैं वही बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सदैव विषयांतर होती, सदैव विषय को घुमाना चाहती है, लेकिन कभी भी जनहित की बात नहीं करती है। जो तार्किक बात है उसके ऊपर कभी बात नहीं करती है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। अरुण यादव का आपने जिक्र किया और कहा कि सम्मानीय नेता हैं, क्या कुछ भविष्य में कांग्रेस के भीतर उनका रोल रहेगा? मैं उस पर भी आपसे सवाल पूछूंगा। राजपाल सिसोदिया साहब,
बहुत कुछ सवाल अवनीश सिंह बुंदेला साहब ने आपके लिए खड़े कर दिए हैं, मैं चाहूँगा उनके कुछ जवाब। और इसके अलावा ये कि कुछ बयानों का जिक्र भी उन्होंने बीजेपी के भीतर किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको बयानों को ही पकड़कर उन पर बयान देने का शौक है तो बयान बीजेपी के भीतर से भी बहुत आते हैं। कुछ नाम भी उन्होंने कोट किए हैं। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं जी, और हमारा प्रमुख जो विपक्षी दल होता है, अगर उनके नेताओं के बीच में, उनके कार्यालय में, उनके कार्यक्रमों में कोई घटना घटित होती है और पत्रकार जगत से फिर मीडिया बंधु हमसे बात करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उस मामले में भी हमको बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए, निगाह रखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। अब इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि हमें इनके घर के अंदर क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना। ठीक, इनके कौन से सिक्के खोटे हैं, कौन से खरे हैं, ये जाने, इनके सिक्के इनको मुबारक। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इनकी सरकार जाने के बाद से लगातार कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का आलम है जी, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। अजय सिंह राहुल भैया, उनकी क्या स्थिति करके रखती कमलनाथ जी ने, सबको मालूम है। अजय सिंह जी की प्रतिक्रिया अपन ने सबने सुनी कि किस प्रकार से अजय सिंह जी ने कहा और कमलनाथ जी के उस बयान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार जाने का कारण जो है विंध्य है, उसको उनका बोलना सुना। किस प्रकार से कमलनाथ जी के ग्वालियर के निर्णय पर श्रीमान अरुण यादव जी ने अपनी प्रतिक्रिया देने का काम किया था। और सबसे बड़ी बात तो यह कि चुनावी संगठन की चुनावी बैठक होती है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उस बैठक को लेते हैं, उसी समय ठीक उसी शहर में, भोपाल में, राजधानी के अंदर अरुण यादव साहब अपने बंगले पर एक बैठक लेते हैं अपने समर्थकों की। उस बैठक में जाना उचित नहीं समझते, जहां बहुत महत्वपूर्ण 4 उपचुनाव की चर्चा मध्य प्रदेश की होने रहती है। खंडवा लोकसभा सहित रेगांव, पृथ्वीपुर और जोबट के विधानसभा उपचुनाव की चर्चा हो रही होती है कांग्रेस की जी। वहां पर स्वयं भी नहीं पहुंचते और अपने भाई को भी नहीं जाने देते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? और इसमें जब पूछा जाएगा तो क्या हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए, या बुंदेला जी बताए कि हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए, हम बोलेंगे। हम बताएंगे क्यों? क्योंकि हम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम कोई इस प्रकार का कोई काम तो कर नहीं रहे कि बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे और हमने बोलने का काम किया। हमारे नेताओं से जब पूछा गया तो उन्होंने बताने का काम किया। और वास्तविकता है ये कि कांग्रेस के नेताओं के जो बयान है, चाहे वो सज्जन वर्मा जी का हो या चाहे और लोगों के हो, वो बयान किस प्रकार के, क्या उन बयानों में ठीक ऐसा ही मजाक नहीं बनाया जा रहा जिस प्रकार का कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री होते हुए सीनियर जी की बात का मजाक बनाया था। आज कमलनाथ जी के पीसीसी चीफ होते हुए अरुण यादव जो कि पूर्व पीसीसी चीफ है, उनका मजाक बनाने का काम कमलनाथ जी के खास शिष्य, खास समर्थक सज्जन वर्मा करते हैं। तो क्या हमको ये नहीं मानना चाहिए कि सज्जन वर्मा के मुंह में जो शब्द डाले गए हैं वो कमलनाथ जी के द्वारा डाले गए हैं? ये वही भाव प्रदर्शित हुए हैं जो कमलनाथ जी अरुण यादव जी के लिए सोचते हैं। तो देखिए, ये सारे विषय और सारी बातें हैं और इन सारे विषय और सारी बातों से हमें बहुत कुछ लेना देना नहीं है, परंतु प्रदेश की जनता ये जान रही है। प्रदेश की जनता कांग्रेस की डेप्थ पहचान रही है, कांग्रेस के नेताओं का चरित्र पहचान रही है और साथ साथ में इस बात को भी पहचानने का काम कर रही है प्रदेश की जनता कि ये जब अपने कुनबे को एक नहीं कर सकते, जब ये इनके सारे नेताओं को एक जगह नहीं बिठा सकते, इनको जब सरकार चलाने के लिए अवसर दो तो ये 18-20 महीने में हवाबाजी करके भाग लेते हैं। तो ऐसे लोगों पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये उपचुनाव में जनता तय करेगी। और ये तो प्रजातंत्र है। उपचुनाव में जब हम जा रहे हैं तो हमारी तैयारियों के साथ हम जाएंगे, कांग्रेस अपनी तैयारियों के साथ जाएगी और दोनों जब अपनी अपनी तैयारियों के साथ जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को जो पसंद होगा जनता उसको आशीर्वाद देगी और जब उसको आशीर्वाद मिलेगा उस आशीर्वाद को हम सिर माथे पे लगाएंगे। ये परंपरा है। परंतु चुनाव, उपचुनाव के पहले जो संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां होती है, उन तैयारियों में जब टिकट के नाम निकल रहे हैं उम्मीदवारों के,
उस समय में इस प्रकार से एक बड़े व्यक्ति का, जो कि खंडवा का पूर्व सांसद भी रहे हैं और जिनका खंडवा लोकसभा सीट के ऊपर दखल है कांग्रेस की तरफ से, वे अगर अनुपस्थित होते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा होता है। ठीक, नेतृत्व के ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा होता है जी। और जब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है तो उसका उत्तर भी जनता के सामने आना चाहिए। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास भी। हर्षवर्धन प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और कार्यक्रम अब मध्य में पहुँच गया है। एक कमेंट उनका भी ले लेते हैं। हर्षवर्धन प्रकाश, 29 जुलाई की वो मीटिंग और उसके बाद अब तक मध्य प्रदेश में जो कुछ बयानबाजी और उस बयानबाजी के जरिए सियासत आप देख पा रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार 29 और 30 जुलाई की सियासत को भविष्य में किस तरफ जाते हुए महसूस करता है? देखिए, अरुण यादव का उस बैठक में नदारद रहना, अनुपस्थित रहना एक बड़े सवाल को जन्म देता है। अरुण यादव के लिए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है खंडवा का। और आप देखें कि 2009 में वो खंडवा से जीतते हैं, उसके बाद 2014 में हार जाते हैं। तो अरुण यादव के कहीं न कहीं सियासी वजूद का भी सवाल है, क्योंकि अरुण यादव कोई किसी पद पे नहीं है फिलहाल, कोई बड़े पद पे, जबकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन अरुण यादव के लिए ये सीट जीतनी मुश्किल भी बहुत है, क्योंकि ये एक एरिया पिछले कुछ समय में भाजपा का गढ़ बन गया है जी। और पिछली हार का दंश भी उनके साथ जुड़ा है अरुण यादव के साथ। तो कांग्रेस के सामने एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न है कि वो निमाड़ में और ख़ासतौर पे खंडवा में किसको उतारे। तो अब ले दे के अरुण यादव उनको दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, ये अच्छा संकेत कांग्रेस के लिए कम से कम नहीं है। और कांग्रेस के लिए ये खंडवा की सीट बहुत मुश्किल है सोहेल, इतना आसान रण नहीं रहने वाला है, क्योंकि अगर सहानुभूति लहर चली तो भाजपा के पक्ष में फैसला आ सकता है। तो अरुण यादव, आप देखें, मैं वॉच कर रहा हूँ उनको, पिछले 1-1.5 साल से अरुण यादव कोई बहुत बड़ी मुखरता के साथ कांग्रेस के आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो एक अपनी राह पे चलते जा रहे हैं। और कमलनाथ का ये कहना कि अरुण यादव ने उनको अपनी दावेदारी के बारे में नहीं बताया, ये तो एक तरीके से कमलनाथ का रुख दिखाता है कि उनका नाम यादव का अभी फाइनल नहीं हुआ है, सर्वे करेंगे उसके बाद फाइनल होगा। तो कुल मिला के उपचुनाव से पहले हालात जो हैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी गुटबाजी अगर रही तो बड़ा मुश्किल है आगे का रास्ता। चलिए, बुंदेला साहब आपकी तरफ लौटूंगा। साफ तौर पर हर्षवर्धन प्रकाश का ये कहना है कि दरअसल चाहे कांग्रेस के भीतर अंदरूनी नेताओं को ये लगता हो कि ये गुटबाजी नहीं है, लेकिन खुले तौर पर जो मैसेज फील्ड में जाता है और जिसे आपकी विपक्षी पार्टी भुना भी लेती है, तो वो एक आम बात ये जाती है कि कांग्रेस के भीतर जो गुट हैं वो कई बड़े चेहरों के तौर पर बटे हुए हैं। कांग्रेस के भीतर जो मुखर होने की परंपरा है, हालांकि ये बहुत पुरानी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से चली आ रही है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि छोटे कार्यकर्ता भी अगर गुस्से में कुछ बात कह दिया करते थे तो ये उनका हुस्न अखलाक था कि वो उस बात को सुन लिया करते थे और आगे किसी रेफरेंस में इस्तेमाल भी कर लिया करते थे। लेकिन मौजूदा राजनीति का ट्रेंड बुंदेला साहब बदल गया है। अब आपको एक मैसेज भी बड़ा क्लियर देना है, नहीं तो वोट भटकता है। अगर अभी भी कांग्रेस उसी पुरानी परंपरा पर चल रही है तो उस पुरानी परंपरा को कायम रख के क्या आप भविष्य की राजनीति कर पाएंगे? सोहेल साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि आपको अपनी बात को रखने की आज़ादी, जो संविधान, जो पार्टी, जो संस्था प्रदान करे, वो लोकतंत्र होता है। लेकिन लोकतंत्र में डिसिप्लिन भी जरूरी डिसिप्लिन होता है। नहीं, आप समझिए, कांग्रेस पार्टी में आप अगर बयानबाजी की बात करें, ये बात बिल्कुल सही है। अरुण यादव जी, सज्जन सिंह वर्मा जी दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं एक बात तो बता दूं आपको, शायद कई लोगों को पता नहीं होगी, अरुण यादव जी उनको प्यार से बापू कहते हैं। आप जाकर पता करिए, मतलब उनमें इतना मजाक चलता है, बापू कहते हैं। और वो कहते हैं क्या, ए बापू बापू मत कहना। तो ये मतलब उनके ये आपसी संबंध है, मैं खुद उस चीज का गवाह हूं। तो आप उसको इस तरह से अगर आंकते हैं भाजपा, देखिए मैं सोहेल साहब एक ही बात कहूंगा, ये तो ठीक है हमारी पार्टी की अंदरूनी बात है, हमारी पार्टी की, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, अंदरूनी बयानबाजी है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, भाजपा क्या कर रही है, शिवराज सरकार क्या कर रही है, क्या इससे प्रदेश चल जाएगा?
क्या इससे जनता का हित हो जाएगा? मेरे सवाल वही हैं बुंदेला साहब। मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था। सोहेल साहब देखिए, जो बंद कमरों के भीतर अरुण यादव साहब सज्जन वर्मा को पुकारते हैं या कांग्रेस दफ्तर के भीतर पुकारते हैं, अगर सार्वजनिक मंच पर भी वैसे ही पुकार लें तो मैसेज बड़ा क्लियर जाएगा। मुझे इतना बता दें जी, आज कांग्रेस में जैसे अगर अरुण यादव जी वहां बैठक में नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी पूरे मंडलम सेक्टर बूथ प्रभारी उस बैठक में मौजूद थे। ठीक, तो सज्जन सिंह वर्मा को बयान देने से बच जाना चाहिए। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो आप देखें, जो वो बयान है, एक तलखी वाला बयान नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा जी बड़े सहज तरीके से, कई बार मजाकी तरीके से बयान दे देते हैं। और भाजपा क्या करती है? भाजपा को मुद्दा चाहिए। भाजपा, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से असफल हो चुकी। शिवराज सरकार पिछले अगर आप देखें 17-18 महीने का हर मोर्चे पर असफल हुई है। तो ये रोज जनता का ध्यान भटकाते हैं। जो गृह मंत्री जी यहाँ बैठ के जो पटर पटर बयान देते हैं ना सदैव कांग्रेस के ऊपर, कभी अपने बारे में कह दो भैया, अपने विभाग के बारे में 2 बातें कर दो कि जहरीली शराब पीने से क्यों मर रहे हैं, रोज बलात्कार क्यों हो रहे हैं, रोज हत्याएं क्यों हो रही हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, वहीं जब 6 लोगों की हत्या होती है नेमावर ग्राम में, नेमावर शहर में, और उनको गाड़ दिया जाता है, तो वही अरुण यादव जी बकायदा कमलनाथ जी के साथ बैठकर हेलीकॉप्टर में जाते हैं। और अरुण यादव जी कई मौकों पर कह चुके हैं कमलनाथ जी मेरे पिता तुल्य हैं। तो मुझे लगता है इसकी बात कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। लेकिन फिर भी भाजपा को तो राजनीति करना है, क्योंकि भाजपा को जनता का ध्यान भटकाना है, क्योंकि आप हर मोर्चे पर एक्सपोज हो चुके हो। आप ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए और राज्यसभा में हलफनामा देते हो कि ऑक्सीजन की कमी से कोई आदमी मरा नहीं है। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। ये सारी चीजें घुमाना है। ये नीचे से स्टार्ट होता है, नरोत्तम मिश्रा जी से सीधा शिवराज जी तक और सीधा ऊपर बीडी शर्मा जी तक जाता है। ये भाजपा का एजेंडा है। ठीक, सिसोदिया साहब सवाल पूछ लेते हैं। सिसोदिया साहब, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी में, माफ कीजिए, कांग्रेस में गुटबाजी को छोड़कर बीजेपी के पास कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर उपचुनाव में जा रही है? मेरे ख्याल से इसका जब जवाब आप देंगे तो वो जनता के लिए भी होगा और बुंदेला साहब के लिए। गरीब कल्याण के लिए माननीय मोदी जी सरकार की जो योजना है जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चलाई हुई संबल से लगा के तमाम कोई योजना है जिसमें सीधे कौन सा लाभ हो गया प्रदेश की जनता को? राजपाल जी ये बता दें मुझे, कौन सा लाभ हो गया? ऑक्सीजन तो उपलब्ध करा नहीं पाए आप, बिजली गायब है, सड़कों में गड्ढे भरपूर हैं। कौन सी योजना की बात कर रहे हैं आप? जनता भूखों मर रही है, 112 का पेट्रोल भरा रही। कौन से मुद्दों की बात करते हैं राजपाल साहब आप? इस तरह से भ्रमित मत करिए जनता को। नहीं, जनता बताएगी, जनता दमोह में बता चुकी राजपाल साहब, जनता अपना मत दे चुकी। दमोह उपचुनाव में चिंता मत करिए, ये चारों चुनाव में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और यही भाजपा को चिंता है, क्योंकि भाजपा चारों चुनाव हारने जा रही है और बुरी तरह से हारने जा रही है। मैं दावे से कहता हूं, पृथ्वीपुर में, जोबट में अगर भाजपा अपनी जमात बचा ले तो बड़ी बात है। बीच में बहस करने से वोट नहीं मिलेंगे। वोट के लिए जो किए हुए काम है, उन काम को लेकर जनता के आपने क्या काम किया बता दो। हम जाएंगे। अरे बता दो क्या काम किया आपने? गरीब अरे बता दो, के लिए जो ऑक्सीजन दे पाए, वो कार्य हम बताने का काम रेमडेसिविर की काला बाजारी तो रोक नहीं पाए। देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर किसानों के लिए जो कार्य किए हैं वो हम बताने जाएंगे। और जब हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमको आशीर्वाद देगी। चलिए, फाइनल एक हाथ में किए हुए काम के हितग्राही सूचक कामों की सूची लेके जाएगा, वहीं दूसरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेके जाएगा। समय कम है, मैं आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। को जब लेके जाएंगे, सिसोदिया साहब ने अपने तमाम वो मुद्दे बताए हैं और गिनाए हैं जिसे लेकर वो उपचुनाव में और फिर आगामी वक्त में 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उतरेंगे। और जैसा कि वो ये कह रहे थे कि अगर उनके दावों में दम है तो फिर जनता ये बताएगी कि क्या उसे वाकई बीजेपी के काम पसंद आए हैं। और अगर वो कांग्रेस को वोट करती है तो फिर ये बात खुद ब खुद साबित होती है कि उसे बीजेपी के काम पसंद नहीं आए। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज का मुद्दा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।